हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज बात करने वाला हूं 29 जुलाई। आज की हमारी 29 जुलाई की जो भी करंट अफेयर्स होने वाली है द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर आज हम उस पर बात करने वाले हैं। काफी दिनों से ये वीडियो थोड़ा सा एक हफ्ते से आ नहीं पा रही थी, कुछ रीजन था पर्सनली, लेकिन अभी आने लगेगी, डेली आएगी, तो अब ध्यान रखेगा। आज की जो हमारी खबरें होने वाली हैं उस पर एक नजर मार लें हम। अहोम राजवंश के बारे में अब वेरी इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा में है। असम राज्य से कहीं ना कहीं इसका संबंध भी है, तो अहोम राजवंश के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सेकेंड हमारी होगी हंटा वायरस। अब ये हंटा वायरस क्या है, नाम ही अलग तरीका का है। जैसे कोरोना वायरस आया था, हंटा वायरस है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे कई देश प्रभावित देखे जा रहे हैं। ये यमुनोत्री धाम होगी नेक्स्ट। अब आपको पता होगा यमुनोत्री धाम से यमुना नदी तो निकली हुई है, लेकिन आपको पता होगा, सभी को पता है कि यमुनोत्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों आ गया है चर्चा में। तो यहाँ पर बाढ़ है, कुछ लक्षण है, कुछ सहायक नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। टेल आमेर हेरिटेज साइट आज की हमारी वेरी इंपॉर्टेंट। टेल आमेर हेरिटेज साइट कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में देखेंगे। लिथियम क्या है, अब आपको पता होगा लिथियम के भंडार जो है कि कर्नाटक राज्य में मिले हुए हैं। अब कर्नाटक में लिथियम के भंडार मिले हैं तो उसका महत्व कहाँ बन जाता है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। अन्य खबरों के लिहाज से हम 3 खबरों को देखेंगे, तो टोटल आज हमारी देखोगे तो 8 करंट अफेयर्स को हम कवर करने वाले। तो एक दिन में 8 करंट अफेयर्स करना अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पर्पज से करंट अफेयर्स का दायरा आप सभी को पता है कितना बड़ा हो चुका है। तो पहले बात करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है। स्कोर भी चल रहा होगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा। वेबसाइट भी है। अब इस ऐप पर आप लोग एक तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो सभी एग्जाम्स की, साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर क्या कर सकते हो, तो केवल और केवल अब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम से केवल पीडीएफ कर सकते हो, और हमारे ऐप से नट लर्निंग ऐप जिसका नाम है उससे आप लोग टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और वीडियो सभी चीजें आप लोग लगा सकते हो, देख सकते हो। तो आज हम सबसे पहले अपने पहले के डिफरेंस पर चलते हैं। अहोम राजवंश के बारे में समझेंगे और मोइदम क्या है इसको देखेंगे। अब ये जो चित्र देख पा रहे हो ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं एक एक करके। चर्चा में क्यों है, तो असम का है। मैंने आपको पहले बताया कि अहोम राजवंश जो है असम में, अहोम राजवंश की जो टीले हैं वो दफनाने की प्रणाली थी, जिसे मोइदम को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोइदम। क्या कहते हैं, मोइदम कहते हैं। और दफनाने की एक प्रणाली थी और अहोम राजवंश से इसका संबंध था, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अहोम राजवंश के बारे में समझे हम, तो यह है 1228 से लेकर 1826 मध्यकाल में असम का साम्राज्य कहा जाता था। किसका, अहोम राजवंश असम का साम्राज्य कहा जाता था, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब ब्रह्मपुत्र घाटी में एक मध्ययुगीन समाज था, जिसे लगभग 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी। मतलब कि 600 सालों तक इसने अपना जो साम्राज्य था वो कायम बना रखा था। उत्तर पूर्वी भारत में मुगल विस्तार का सफलता पूर्वक इन्होंने विरोध भी किया था। तो मुगल आए थे तो उन्होंने उनका बहुत ही बहादुरी के पूर्वक विरोध किया। यह ब्रह्मपुत्र घाटी पर आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम थे। मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र वाली घाटी थी नदी की, उसमें अहोम साम्राज्य अपना साम्राज्य को स्थापित कर सके। इसने क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ा था, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो। इन्होंने अपने जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इनकी स्थापना की बात किया तो मोंग माओ के एक शान राजकुमार सुखपा ने की थी। अहोम राज्य की स्थापना की बात कर रहा है, मोंग माओ का एक शान राजकुमार था जिसका नाम सुखपा था, इनके द्वारा की गई थी, जो कि पटकाई पर्वत, अब पटकाई पर्वत आप लोग सभी को पता है, पटकाई पर्वत को पार करके वह असम आए थे, तब की गई थी। हालांकि इसे औपनिवेशिक और बाद के समय में अहोम साम्राज्य कहे जाने लगा था। तो अब जब ये स्थापना की गई तो मोंग माओ के एक राजकुमार थे सुखपा, इनके द्वारा की गई थी, और पटकाई पर्वत के पार करके असम राज्य में की गई थी। लेकिन औपनिवेशिक और बाद के समय में क्या हुआ कि अहोम साम्राज्य इसको कहा जाने लगा, लेकिन यह काफी हद तक बहुजाति था। क्या था, बहुजाति प्रवृत्ति का था, जिसमें अहोम जाति के लोग अंत में आबादी के देखा जाए तो केवल 10% से भी कम थे। इस राज्य के जो लोग थे वो चाओफा
और स्वर्ग देव कहते थे। क्या कहते थे इस राज्य के लोग? चाओफा और स्वर्ग देव। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि इस राज्य के लोग कैसे थे? बहुजातीय थे। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य से संबंधित था तो असम राज्य से संबंधित था। अगर पूछा जाए कि किसने स्थापना की थी तो मोंग माओ के द्वारा स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किस घाटी में अपना स्थापत्य किया था? तो ब्रह्मपुत्र की जो नदी घाटी थी उसमें इन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया था। आते आते एक लंबे समय के बाद 7वीं शताब्दी में राज्य पर मुगलों ने बार बार हमला किए। अब जब बार बार मुगल हमला कर रहे थे तो मुकाबला तो ये बहुत डटकर कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन एक बार 1662 में जब मीर जुमला था मुगल का सेनापति, उन्होंने नेतृत्व में क्या हुआ, जब आक्रमण किया गया तो मुगलों ने राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखिएगा, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में जब बार बार हमले किए जा रहे थे तो 1662 का ही समय था कि उन्होंने अहोम राज्य की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। इसे मुगल अपने पास नहीं रख पाए। इन्होंने कब्जा तो कर लिया लेकिन मुगल इसे अपने पास में नहीं रख पाए। आखिरकार 1671 में लगभग 9 साल के बाद सराय घाट की लड़ाई हुई। उस दौरान जो लचित बोरफुकन था, उनके नेतृत्व में अहोमों ने मुगलों का सफलतापूर्वक हरा दिया। तो मुगलों को क्या किया उन्होंने? 1671 में जो बोरफुकन था उसके नेतृत्व में जब लड़ाई हो रही थी मुगल और अहोमों की, तो मुगलों को उन्होंने सफलतापूर्वक हरा के भगा दिया। इस युद्ध में बोरफुकन को मुख्य रूप से नेतृत्व किए जाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अब 1671 में जब, क्योंकि 1662 में ऑलरेडी ही ये गढ़गांव पर राजधानी पर कब्जा कर चुके थे मुगल, लेकिन अपने पास नहीं रख पा रहे क्योंकि बार बार उन्होंने लड़ रहे थे, बार बार एक तरीके से कह सकते हो कि विरोध हो रहा था, तो अपने पास वो नहीं रख पा रहे थे। 1671 में क्या हुआ, सराय घाट की लड़ाई हुई तो उसका जो नेतृत्व था अहों का तरफ से बोरफुकन ने किया और बोरफुकन ने मुगलों को हरा दिया, सफलतापूर्वक विरोध किया। तो बोरफुकन यहाँ पे मुख्य रूप से सामने आए। यह क्षेत्र 1682 तक मुगल साम्राज्य के पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो 1682 का समय लगभग देखोगे तो 1662 से 1682 20 साल तक मुगल प्रभाव यहां से पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। भ्रम की अवधि आई है, उसमें क्या हुआ, तो राज्य को गदाधर सिंह के द्वारा स्थापित राजाओं का अंतिम समूह तुंगखुंजा राजा मिला। तो अंतिम एक समूह था जिसको तुंगखुंजा राजा मिला और इस राज्य में एक भ्रम उत्पन्न हो गया था। कैसा हो गया था, तो मोमुरिया विद्रोह के उदय के साथ ही राज्य कमजोर हो गया और बाद में बर्मी आक्रमण, जो बर्मी बोले तो म्यांमार के आक्रमण, ध्यान रखिएगा, बर्मी बोले तो म्यांमार के आक्रमणों के उत्तराधिकार में यह गिर गया। प्रथम एंग्लो जो बर्मा युद्ध हुआ और 1826 में यांडूब की यहाँ पर संधि हुई। उसके बाद बर्मी भी हार के साथ राज्य का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। आपको पूरी कहानी में सार, अभी और भी कहानी है हम समझेंगे, लेकिन अभी इतनी कहानी में आपको सार ये मिला है कि मुगल यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्थापित नहीं कर पाए। अब कौन कर पाया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर पाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो कर पाई। जब इन्होंने, वो भी कब कर पाई, जब यहाँ के अंतिम समूह था तुंगखुंजा वहां के राजा थे और ये क्या है, ये डर गए। जब ये डर गए तो राज्य कमजोर होने लगा और राज्य उसी समय कमजोर होने लगा तो बर्मी लोगों का आक्रमण भी हुआ यहाँ पर। अब जब बर्मा लोगों का आक्रमण हुआ तो उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी 1826 में बर्मा से युद्ध कर रही थी। अब जब इन्होंने यांडूब से संधि की तो उनको भारत से ही गुजरना पड़ रहा था। तो भारत से कभी कभी असम से गुजरते थे, कभी कभी वो बंगाली खाड़ी से भी डायरेक्ट करते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर अहोम साम्राज्य को जीता और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। अहोम वंश के मोइदम क्या है, अब इसको मोइदम को समझते हैं। मोइदम जिसे मैदाम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे हम मैदाम भी कहते हैं। असम में अहोम राजाओं, रानियों और रईसों को दफन करने वाला टीला कहा जाता है। क्या चीज है, मैंने आपको पहले दिखाई थी। यहाँ पर इसको कहते हैं मोइदम, ध्यान रखिएगा, इसको ही मोइदम कहते हैं। और यहाँ पर अहोम के जो राजा हुआ करते हैं, रानियां हुआ करती हैं और जो अमीर लोग हुआ करते थे उनको यहाँ पर टीले में दफनाया जाता था। मोइदम नाम जो ताई शब्द फ्रांग माई डैम या फिर माई टैम से आया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, दफनाना या मृतक की आत्मा, इसका अर्थ होता है। यह टीले अपनी वास्तुकला के लिए विशिष्ट हैं और अहोम के विदेशी प्रभाव को भी दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये इनकी जो वास्तुकला थी वेरी इंपोर्टेंट थी और इसी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और जब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है तो एग्जाम में आ सकता है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है।
अब ये पूरे असम में पाए जाते थे, जो ऊपरी असम था, नॉर्थ असम था, ये पूरे नॉर्थ असम में पाए जाते थे, जिसमें चराईदेव पहली अहोम राजधानी और मुख्य कब्रिस्तान इसमें शामिल था। प्रत्येक मोइदम के 3 मुख्य भाग होते थे। अगर मान लो ये मोइदम बना हुआ है तो इसके 3 मुख्य भाग हुआ करते थे। एक तिजोरी कक्ष हुआ करता था जहां शव रखा जाता था। कक्ष को ढकने वाला एक अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला भी हुआ करता। कैसा हुआ करता? अर्धगोलाकार मिट्टी का एक टीला भी हुआ करता था। वार्षिक प्रसाद के लिए शीर्ष पर एक ईंट की संरचना चाव वाली हुआ करती थी और एक मेहराबदार प्रवेश द्वार हुआ करता था, अष्टकोणीय सीमा दीवार के रूप में बना दिया जाता था। मूल रूप से तहखाने लकड़ी के खंभों बीम से बनी हुआ करती थी, लेकिन राजा रुद्र सिंह ने 1696-1714 के शासनकाल के दौरान इन्हें पत्थर और ईंट में बदल लिया था। तो लकड़ी के खंभों को इन्होंने पत्थर और ईंट में राजा रुद्र सिंह के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। तहखाने के अंदर मृतकों को उनके कपड़ों, आभूषणों, हथियारों के साथ, उनके सामान के साथ दफनाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, मृतकों को उनके कपड़ों, आभूषण, हथियारों के साथ, उनके सामान के साथ भी दफनाया जाता था। तो अहोम साम्राज्य के बारे में, इसके अहोम साम्राज्य के बारे में प्लस मोइदम के बारे में आज हमने जितनी भी बात की है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। एक एक डिटेल से बात की है। एक बार समझ ना आए तो 2 बार वीडियो पीछे करके देख लेना, जिससे कि पूरी चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। हंटा वायरस, वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है हंटा वायरस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। हंटा वायरस के बारे में समझे तो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहां की बात कर रहा है? यूएसए की बात कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। अब जब अमेरिका में चेतावनी जारी की गई है तो मतलब कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो चुका है। तो यूएसए में एक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है जब एक कृंतक जनित हंटा वायरस ने 4 लोगों की जान ले ली। कैसा है? कृंतक जनित हंटा वायरस है, एक चूहा टाइप है और आप देख पा रहे होगे, और इसी से हंटा वायरस पैदा होता है। कैसे होता है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो हंटा वायरस एक परिवार है, ध्यान रखिएगा, जो गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकता है। और यूएसए में 4 लोगों की इस वायरस के कारण मृत्यु हो चुकी है और वहां पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर दी गई। यह वायरस फेफड़ों जैसे कि खांसी और सांस की तकलीफ के साथ, गुर्दे, पेट दर्द और कभी कभी गुर्दे की विफलता के साथ गंभीर संक्रमण का कारण भी बन जाता है। संचरण इसका कैसे होता है, मतलब संचार कैसे होता है? मुख्य रूप से चूहों और चूहों से जैसे कृंतकों के द्वारा फैलता है। चूहों के जो दांत होते हैं उन दांतों के द्वारा यह फैलता है। मुख्य रूप से कहा जाए तो चूहों के द्वारा यह फैलता है। व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो एक अगर पर्सन को हो गया तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। ये चूहों से या चूहों के कृंतक से फैलता है। मनुष्यों में वायरस का संचरण संक्रमित कृंतक मूत्र से होता है, मल से होता है और लार के सांस लेने के माध्यम से हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? अब जब इस कहीं ना कहीं इसका संचरण है तो इसका लक्षण भी होगा। तो इसके लक्षण हल्के और गंभीर हो सकते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के फेफड़े संक्रमित हुए हैं या फिर नहीं। तो अब ये पूरा मामला किस पे जाता है? फेफड़ों पर जाता है कि व्यक्ति के जो फेफड़े हैं वो संक्रमित होने के बाद फेफड़े संक्रमित हो गए या फिर नहीं हुए हैं। संक्रमण अचानक बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कभी कभी पेट के लक्षणों जैसे शुरू हो जाता है, जिसके बाद खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और गुर्दे की समस्या यहाँ पर सामने देखने को मिलती है और जिसी के कारण क्या होती है? मौतें होने लगती हैं। संक्रमण जल्दी खराब हो जाता है और फेफड़े फैल हो जाते हैं और फिर मौत भी हो सकती है, क्योंकि संक्रमण बहुत स्पीड में फैलता है। अब जब स्पीड में फैलेगा तो फेफड़ों पर ये अटैक करेगा और जब फेफड़ों पर अटैक करेगा तो इंसान नहीं समझ पाता और उसकी मौत हो जाती है। उपचार क्या है? अब कहीं ना कहीं अगर संचरण हो रहा है, लक्षण हो रहा है तो उपचार भी होगा। तो हंटा वायरस के लिए अभी तक कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। बिल्कुल सही सुना, कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। लेकिन गंभीर बीमारी विकसित होने पर शुरुआती चिकित्सा देखभाल में मदद कर सकती है। मतलब कि मान लो आपको पता चल गया कि बीमारी फैल रही है तो आप एक चिकित्सक की मदद लें और उसकी देखभाल में आप मेडिसिन खाएं तो आपकी मदद हो सकती है। यह बीमारी लोगों के फेफड़ों में फैलती है और आधे से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो 100 लोगों को ये वायरस हुआ तो आप देखोगे उसमें से 50 से 60% लोग यहाँ पर क्या होंगे? मृत्यु उनकी हो जाएगी। ध्यान रखिए। तो इसका जो वायरस का कह सकते हो इसका लक्षण है बहुत तगड़ा है और इसका उपचार कम है और ये फैलता बहुत स्पीड से, फेफड़ों पर अटैक करता है तो इंसान की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। और यूएसए का मामला सामने आया है और वहां पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर दी गई, तो कहीं ना कहीं वेरी इंपोर्टेंट है।
यमुनोत्री धाम। अब यमुनोत्री धाम की बात करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है यमुनोत्री धाम। ये आप देख सकते हो, यहाँ से यमुना नदी निकल रही है, मंदिर भी बना हुआ है यमुनोत्री, समझते हैं। भारी बारिश हुई और उसके कारण यमुना नदी का जो जल स्तर है बढ़कर यमुनोत्री धाम क्षेत्र में कई संरचनाएं, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से यमुनोत्री धाम के आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या कर रहा है, क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो यमुनोत्री धाम के बारे में समझे तो यह 4 धाम में है। कौन कौन से हैं, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और हिमालय में 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर कौन कौन से धाम हो गए, 4 धाम हो गए। यमुनोत्री पहला हो गया, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। और ये तीनों कहाँ हैं, चारों ये उत्तराखंड में है। इनको छोटा चारों धाम भी कहते हैं। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर, मतलब कि 3293 मीटर 10,804 फीट की ऊंचाई पर यह हिमालय में स्थित है, ध्यान रखिए। यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और भारत चीन सीमा के बहुत करीब स्थित है, क्योंकि भारत और इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है उस सीमा के बहुत ही करीब स्थित मंदिर देखने को मिलता है। यमुना नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है। इसका यमुनोत्री उद्गम यमुनोत्री से होता है। यमुना नदी का यमुनोत्री मंदिर के केंद्र में स्थित है और एक छोटा सा पहाड़ी गांव 4 धाम तीर्थ यात्रा के आरंभ बिंदु है। यमुनोत्री से गंगोत्री और अंत में केदारनाथ और बद्रीनाथ तक यह जाता है। यमुना के उद्गम के करीब एक सकरी घाटी में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर यमुना को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। यमुना नदी के बारे में मुख्य तत्व समझेंगे, उसके बाद उनकी अफवाहें समझेंगे और फिर सहायक नदियों को समझेंगे। यमुना नदी के मुख्य तत्व में समझे तो यमुना नदी जैसे यमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम की बात किया तो हिमालय के ऊंचे क्षेत्र यमुनोत्री ग्लेशियर से 4421 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अफवाह की बात किया तो यमुना नदी 1376 किलोमीटर लंबी है, मतलब कि 1376 किलोमीटर की लंबाई है यमुना नदी की। भारत में 3 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर यह बहती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको सिक्कों से लगाओ कि यह कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। आपको सिक्कों से कैसे लगाओगे, तो उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। यह उच्च हिमालय से निकलने के बाद हिमालय की तलहटी से होकर दक्षिण दिशा में तेजी से बहती है। उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य की सीमा के साथ पश्चिम में भारत गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। इस बिंदु पर नदी से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई है। तो मान लो यमुना नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ से एक पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है यमुना नदी से। यमुना फिर दिल्ली से गुजरती है, जहां आगरा शहर को पानी देती है। दिल्ली के दक्षिण में अब यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के भीतर और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था, लगभग 855 मील 1376 किलोमीटर के मार्ग के बाद यमुना गंगा नदी में मिल जाती है और यह संगम बनाती है हिंदुओं के विशेष रूप से पवित्र स्थान के रूप में। यहाँ पर वार्षिक त्योहार के साथ कुंभ मेला भी लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष में यह मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो गंगा नदी है वो यमुना नदी के साथ में, या कह सकते हो कि यमुना नदी गंगा नदी के साथ में कुंभ मेले का आयोजन के लिए पवित्र स्थल का निर्माण करती है और प्रत्येक 12 वर्ष में इसका निर्माण होता है। सहायक नदियों की बात की यमुना की, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास यमुना नदी में मिलती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात किया तो चंबल नदी है, जो दाईं ओर से मिलती है, ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात किया तो दाईं ओर से हिंडन, शारदा और गिरी नदियां मिलती हैं, जबकि बाईं ओर से बात किया तो बेतवा और सिंध नदियां मिलती हैं। तो बाएं और दाएं, मान लो ये नदी है तो राइट और लेफ्ट से भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जाता है राइट और लेफ्ट से मिलने वाली कौन कौन सी यहाँ पर नदियां हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। टेल आमेर हेरिटेज साइट, इसके बारे में समझते हैं। और ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर चित्र, ये यही वेरी इंपोर्टेंट है और यही एग्जाम में आ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। टेल आमेर हेरिटेज साइट क्या है, तो विश्व विरासत समिति नई दिल्ली में अपने 46वें सत्र के दौरान यूनेस्को की
विश्व विरासत स्थल सूची और खतरे में पड़ी विश्व विरासत सूची में फिलिस्तीन की साइट टेल उम आमिर को इस शामिल करने का फैसला लिया गया है। तो टेल उम आमिर साइट कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना है ये फिलिस्तीन की साइट है, भारत की साइट नहीं है, ये फिलिस्तीन की साइट है और इसको एक खतरे में पड़ी सूची के रूप में यूनेस्को में शामिल करने के लिए सामने आई है बात। टेल उम आमिर हेटाइट्स के बारे में समझे तो यह गाजा शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दक्षिण में नुसीरात नगर पालिका के तटीय टीलों पर स्थित है। तो यह गाजा शहर में स्थित है, आपको पता होगा। यह प्राचीन ईसाई मठ है। कैसा मठ है? ईसाई मठ है। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में हिलारियन द ग्रेट 291 से 331 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। सेंट हिलारियन का मठ भी इसको कहा जाता है। यह पवित्र भूमि में पहला मठवासी समुदाय था जिसने इस क्षेत्र में मठवासी प्रथाओं के प्रसार की नींव रखी थी। मठ एशिया और अफ्रीका के प्रमुख व्यापार और संचार मार्गों के चौराहे के रूप में एक रणनीतिक स्थल में या फिर स्थान पर स्थित हुआ करते थे। यूनेस्को के बारे में समझें तो यूनेस्को का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। पीटी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूएन की विशेष एजेंसी है। कौन? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को यूएन की एक विशेष एजेंसी है। 1946 में लागू हुए संविधान में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका आह्वान किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय की बात किया तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके मूल संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। यूनेस्को का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सांस्कृतिक के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देना और सतत विकास, अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना इसका सबसे प्राथमिक लक्ष्य है। क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सांस्कृतिक के क्षेत्र में एक दूसरे राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाता है, शांति और सुरक्षा के लिए यहाँ पर योगदान देता है और अंतर सांस्कृतिक संवाद हो सके इसको बढ़ावा देने का यह प्रयास करता है। यूनेस्को का मानना है कि यह क्षेत्र अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जो खतरे में पड़ी साइट्स होती हैं, प्राचीन होती हैं, तो इनको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं लिथियम। तो लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा। साथ में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और ये ऐप आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या फिर प्ले स्टोर से आप सर्च करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पर आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो किसी भी एग्जाम्स की, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग इस ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो किसी भी चीज की जो हमारी ऐप पे बनती है, वीडियो बनती है, या फिर आप वीडियो भी वहां पर देख सकते हो। बहुत जल्द ही हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। कोर्स का भी नाम ओपन नहीं कर रहे हैं, जैसे ही नाम ओपन होगा सभी को पता चल जाएगा, आप लोगों को सभी को मालूम चल जाएगा, तो इसलिए अभी ओपन नाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी इस ऐप पर कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको वहां पर कोर्स अब देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कोर्स फ्री होंगे, बहुत सारे कोर्स पेड भी होंगे, लेकिन आप लोग ऐप के माध्यम से फ्री ज्यादातर चीजों को देख पाओगे। लिथियम क्या है इसको समझते हैं। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कर्नाटक में 1600 टन लिथियम संसाधनों की खोज कर ली है। तो कहां पर की है? कर्नाटक के राज्य में की गई है 1600 टन लिथियम के भंडार की खोज। लिथियम के बारे में समझे, एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li होता है। कभी कभी एग्जाम में प्रतीक भी आता है, तो इसका प्रतीक Li होता है। परमाणु संख्या की बात किया 3 होता है, तो Li परमाणु संख्या 3, जैसे कि फोटो में भी लिखा है Li और ये 3, तो इसका प्रतीक Li और परमाणु संख्या 3। यह क्षारीय धातु के रूप में वर्गीकृत है। कमरे के तापमान पर एक ठोस पदार्थ होता है। यह ठोस तत्वों से सबसे हल्का है। यह नरम हो सकता है, सफेद हो सकता है और चमकदार भी होता है। पानी के साथ यह बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करता है। इसमें एक केंद्रित क्यूबिक क्रिस्टल संरचना भी पाई जाती है। इस घटना की बात करें तो लिथियम भूपर्पटी का लगभग 0.002% का हिस्सा है। भूपर्पटी पे कितना है? 0.002% हिस्सा है। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होने के कारण यह प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह पानी से सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, इसलिए यह धातु के रूप में नहीं पाया जाता। लेकिन सभी आग्नेय चट्टानों और कई खनिज झरनों के
पानी की कम मात्रा में पाया जाता है। लिथियम युक्त अधिक महत्वपूर्ण खनिज स्फोडिमीन, पैलालाइट, लेपिडोलाइट और एम्बलिगोनाइट अत्यधिक महत्वपूर्ण खनिज है। प्रमुख भंडार की बात की जाए तो लिथियम भंडार दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में त्रिभुज रूप में केंद्रित है, क्योंकि इनकी जो स्थिति अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली की देखोगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज के रूप में यह देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के रूप में यह द साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इन क्षेत्रों का लगभग 50% भंडार साउथ अमेरिका में है। उत्पादन की बात करें 2023 में लिथियम खदान उत्पादन के मामले में दुनिया में जो अग्रणी था वो ऑस्ट्रेलिया था। अब देखोगे 50% साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन जो उत्पादन खनन के मामले में ऑस्ट्रेलिया अग्रणी था। उसके बाद चिली और चीन का स्थान आता है दूसरे और तीसरे स्थान पर। तो पहला तो ऑस्ट्रेलिया का आता है, दूसरा चिली का आता है और तीसरा आता है चाइना का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपयोग कहां पर किया जाता है तो लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है मोबाइल फोन की बैटरी में किया जाता है। आपको पता होगा, जिस मोबाइल फोन का यूज करते हो उस मोबाइल फोन की बैटरी में किया जाता है। लैपटॉप में की बैटरी में किया जाता है। डिजिटल कैमरे जो बनते हैं उसमें किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। तो एक तरीके से जो लिथियम का उपयोग है सबसे महत्वपूर्ण तो बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग दूसरा और समझते हैं तो हृदय पेसमेकर में। आपको पता होगा किसी के दिल में, हार्ट में कुछ कमी हो जाती है तो एक पेसमेकर लगाया जाता है, एक पेसमेकर लगता है, उसमें भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अब भगवान न करे किसी को लगे, लेकिन कभी नेट पे सर्च करना पेसमेकर क्या होता है तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। एक हार्ट में सर्जरी के माध्यम से लगा दिया जाता है पेसमेकर, ध्यान रखिएगा। खिलौने में और घड़ियों जैसी चीजों में भी इसको जो गैर रिचार्जेबल बैटरी होती है लिथियम का प्रयोग किया जाता है। लिथियम धातु को एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु के रूप में बनाया जाता है, जिसमें जो इसकी वृद्धि होती है शक्ति में वो हो जाती है और हल्का हो जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग की बात किया तो मैग्नीशियम और लिथियम जो मिश्र धातु का उपयोग होगा उसको कवच चढ़ाने में भी प्रयोग किया जाएगा। मैग्नीशियम और लिथियम का जो मिश्र करके धातु बनाई जाएगी उसको कवच चढ़ाने के में प्रयोग किया जा सकता है। एल्यूमिनियम और लिथियम का जो मिश्र धातु का उपयोग होगा वो विमान, साइकिल फ्रेम और हाई स्पीड की ट्रेनों में गिरता है। ध्यान रखना है मैग्नीशियम और लिथियम का, अगर मैग्नीशियम और लिथियम की बात की है तो कवच बनाने में, अगर हम एल्यूमिनियम और लिथियम की बात करें तो विमान, साइकिल और हाई स्पीड की ट्रेनों में। तो अलग अलग उपयोग है इनका। लिथियम ऑक्साइड का प्रयोग विशेष रूप से गिलास और गिलास सिरेमिक में भी किया जाता है। लिथियम क्लोराइड सबसे अधिक नमी सोखने वाली सामग्रियों में से एक है। इसका उपयोग एयर कंडीशनर मतलब कि एसी में किया जा सकता है, औद्योगिक सुखाने प्रणालियों में भी किया जा सकता है, जैसे कि लिथियम ब्रोमाइड। तो लिथियम का उपयोग आप समझ सके होगे, वेरी इंपोर्टेंट है। और लिथियम के भंडार कर्नाटक मिले हैं और 1600 भंडार टन में मिला है, तो ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। तो एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया और ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। नेक्स्ट हम अन्य खबरों पे देखते हैं। हमारी 3 अंतिम करंट अफेयर चल रही है। सिंकुन-ला सुरंग परियोजना। अब सिंकुन-ला जो परियोजना है कहां पर है इसको देखेंगे। उससे पहले समझते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख और ये रहा आपका हिमाचल। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में कुछ दर्रे हैं उसको समझते हैं, जैसे लेह, निम्बू, पेडम, सिंकुल्ला, दरचा और मनाली। ये कुछ दर्रे हैं और ये इसकी स्थिति सभी की जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में। सिंकुल्ला दर्रे के बारे में समझते हैं। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण के लिए कार्य योजना को शुरुआत कर दिया है। इसका निर्माण की बात किया तो निमू पदुम दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर की जा रहा है। कौन सी? निमू पदुम और दारचा। जैसे कि आपको पता है निमू पदुम और दारचा ये तीनों का उपयोग करके यहाँ पर कौन सा सिंकुन-ला का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि ये तीनों जोड़ दिए जाएंगे, यहां से ये तीनों ऐसे जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाली यह सुरंग होगी बनने के बाद, और इसकी लंबाई जो होगी वो 4.1 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर की लंबाई होने वाली है। 1681 करोड़ रुपए की लागत से सुरंग का जो निर्माण है बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। इस सुरंग का निर्माण फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर जो कैबिनेट समिति थी उसके द्वारा अनुमोदन किया गया था। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के
लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करेगी। तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी से जोड़ेगी और लद्दाख में यह जास्कर घाटी से जुड़ जाएगी। तो हिमाचल और लद्दाख को यह जोड़ेगी। यह सुरंग लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। यह लद्दाख में चीन सीमा पर सैन्य अभियानों में भी सहायता करेगी। वर्तमान में यह मार्च साल में कम से कम 5 महीने बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जब इस सुरंग का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के लिए हमें आने जाने में भी कठिनाई नहीं होगी। ध्यान रखना। तो इस सुरंग का निर्माण अति महत्वपूर्ण है। चाइना से भी हम काउंटर कर सकते हैं, आर्थिक विकास भी बढ़ावा कर सकते हैं, और जो महीने भर ढकी रहने वाली बर्फ है उससे भी हम निजात पा सकते हैं। ई उपहार पोर्टल। अब ये ई उपहार पोर्टल क्या है इसको समझते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने ई उपहार पोर्टल की शुरुआत की। अब ई उपहार पोर्टल पे आप करेंगे क्या, समझाते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट किए गए जो चुनिंदा उपहार हैं उसकी नीलामी अब ई उपहार पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। किसकी? राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट किए गए चुनिंदा उपहारों की। पहले चरण में लगभग 250 उपहार की नीलामी की जाएगी और इसके लिए बोली 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2000 तक खुली रहेगी। तो आपको कुछ लेना हो राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपतियों की चीजों के उपहार की, तो आप 5 अगस्त से 26 अगस्त तक आप लोग ई उपहार उस पे पोर्टल पे जाएंगे और आप लोग इस पे नीलामी अपनी लगा सकते हैं। बोली की अवधि समाप्त होने के बाद वस्तुएं उच्चतम बोली लगने वाले को सौंप दी जाएंगी। जिसने सबसे हाईएस्ट बोली लगाई होगी उसको मिल जाएंगी। इसका उद्देश्य है नागरिकों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना। नीलामी से प्राप्त जो सारी आय होगी वो जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो नीलामी की जाएगी और जो नीलामी से जो आय आएगी उस आय से क्या होगा, जो बच्चे हैं जिन बच्चों को जरूरत है, जरूरतमंद बच्चों के लिए उस दान को किया जाएगा। नीलामी में रखे गए उपहार राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में आम जनता के देखने के लिए भी उपलब्ध होंगे। आप तभी तो नीलामी लगाओगे ना। तो ई नीलामी पोर्टल पे तो चीजें आप लोगों को मिल भी जाएंगी देखने को, लेकिन जो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय है यहाँ पर आप लोग अपना फिजिकली जाके भी देख सकते हो। भारत आसियान विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं और आसियान के बारे में समझेंगे। भारत के बारे में तो आपको पता है, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और ये सम्मेलन में भाग हुए थे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हो। साथ में आप हमारे ऐप को, मैंने आपको कई बार बताया है, ऐप वेरी इंपोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, तो ऐप को डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। भारत आसियान की सम्मेलन हुआ था, उसकी बात करें तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, क्या कहते हैं, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच के रूप में भारत आसियान विदेश मंत्रियों में सम्मेलन में भाग लिया। इसका आयोजन की बात किया तो लाओस की राजधानी वियनतियाने में किया गया। कहां पर किया गया है? लाओस में किया गया था। लाओस की राजधानी वियनतियाने। लाओस आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना है। आसियान की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। कौन सी बात की जा रही है? साउथ ईस्ट जो एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में या एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय की बात किया है तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में 10 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये जो 10 देश हैं इसके वर्तमान में शामिल सदस्य देश हैं आसियान के। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ध्यान रखना है। भारत इसका पर्यवेक्षक बनता है। कई तरीके से भारत अलग अलग मुद्दों पर ये कार्य भी करता है। तो ध्यान रखना है, आप मैप में आप इन सभी देशों के लोकेशन कर लेना, जिससे कि आपको ध्यान रहे ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ध्यान रखना है। तो वेरी इंपोर्टेंट आसियान है, इससे क्वेश्चन एक ना एक बनता ही बनता है। तो आज यहाँ पर मैंने 8 करंट अफेयर्स की बात की। आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरीके की हमारी डेली वीडियोस आती है, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज यही समाप्त करते हैं वीडियो को। बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।